Okay, good evening, all of you. Good evening to all the partners. पार्टनर बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल के डे 1 में आप सबका स्वागत है। मैं प्रशांत पांडे एनजे ट्रेनिंग टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो एजेंडा है, ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सो डे 1 में जो आज एजेंडा रहेगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ एनजे ग्रुप, बेसिक्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, basics of equity, types of equity funds, basics of mutual fund, client acquisition basics, mobile sync और opening of NJ e-wealth account। और लास्ट में मैं आपको 2 टास्क दूंगा छोटे, जो कि आप करेंगे ताकि आपकी आगे प्रोग्रेस हो। तो आइए शुरू करते हैं सेशन। पहला जो टॉपिक हमारा है अबाउट एनजे वेल्थ। तो डेफिनेटली जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उसमें आपको जानकारी उसके बारे में होना चाहिए कि आप किस ग्रुप के साथ जुड़े हैं। ये एनजे ग्रुप है, एनजे वेल्थ। इट इज अ लीडिंग B2B प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो हम लोग जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करते हैं वो एक B2B प्लेटफॉर्म है, यानी बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। हम डायरेक्टली कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड सेल नहीं करते, हम अपने पार्टनर्स के थ्रू ही इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। एनजे की शुरुआत हुई 1994 में, यानी 30 साल पूरे हो चुके हैं। आज के डेट पे 185 प्लस ब्रांचेस हैं, 33 लाख से अधिक हैप्पी इन्वेस्टर्स हैं, 41,000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है जो 2,37,000 प्लस करोड़ तक पहुंच चुका है। हम लोग जिन प्रोडक्ट में डील करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बास्केट है, अगर उसको आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स है इसमें, जो कि हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट है। इक्विटी एंड ETFs, तो इक्विटी में हम ट्रेडिंग अगर करना चाहें या डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहें तो हम इक्विटी यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से हम कर सकते हैं। और साथ में ETF, जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसके अलावा बॉन्ड्स एंड FD है, NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एक हमारा एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, जिसमें हम अपने इन्वेस्टर्स को अगर उनको आवश्यकता होती है शॉर्ट टर्म में पैसे की, तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड वो ले सकते हैं। इसके अलावा PMS है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट। अगर हम देखें कि जो हमारे प्रोडक्ट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वेल्थ बिल्डिंग करते हैं, कुछ वेल्थ प्रोटेक्शन और फिर वेल्थ प्रिजर्वेशन। वेल्थ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड PMS, डायरेक्ट इक्विटी एंड नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन या वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत ही एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वाकई लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। वेल्थ प्रोटेक्शन, तो लोन्स हम प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स अगर हो हमारे क्लाइंट्स की तो उनको रिडेम्पशन ना करना पड़े, इसके लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पे हम वेल्थ प्रोटेक्शन में एनजे लोन्स को प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करें वेल्थ प्रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर रिस्क कम रहेगा और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं उसमें डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, टैक्सेबल एंड टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। So we have a mix of investment products and solutions depending upon the needs of the client और उसकी risk appetite के अनुसार अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हमारे इस बास्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम AUM ट्रेंड की बात करें फॉर लास्ट 10 years, सो जो हमारा एनजे का AUM है, इसकी ग्रोथ बहुत ही आप दे सकते हैं कि यहाँ पर कंसिस्टेंट रही है। 2014 में ये 13,802 करोड़ था और ये 2 लाख करोड़ को पार कर गया 2024 में। सो यू कैन सी अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। AUM की जो ग्रोथ रही है वो 47.96% लास्ट ईयर रही है, और अगर 10 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालें तो 30.03% रहा है। तो हमारा फोकस रहता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की ग्रोथ रहे, और डिस्ट्रीब्यूटर्स की अगर ग्रोथ होगी तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ भी होगी। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये काफ़ी हद तक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और उनकी ग्रोथ भी इसी तरह के एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ रही है पिछले 10 सालों में।
और जिस वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। म्यूचुअल फंड AUM 2 लाख करोड़ को क्रॉस किया इसी साल अप्रैल के महीने में। हम लोगों ने 30 अप्रैल को 2024 की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने 2 लाख करोड़ को क्रॉस किया और अब हम 2.5 लाख करोड़ की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें खुशी इस बात से होती है कि हमारे 3600 ऐसे पार्टनर्स हैं जो जिनका AUM 10 करोड़ से ऊपर है। 308 ऐसे पार्टनर्स हैं जिनका 100 करोड़ के ऊपर है और हमारे 4.32 लाख कस्टमर्स हैं जो 10 साल से अधिक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मीडियन रिटर्न ऑन सच कस्टमर अगर देखा जाए तो 13.7% रहा है। तो ये डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि हम कस्टमर रिटेन भी कर रहे हैं और लगातार ग्रोथ भी कर रहे हैं। अगर हम पूरे डेटा को लेके चलते हैं कि हमारे पार्टनर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उनके असेट्स अंडर एडवाइस का क्या ब्रेकअप है, तो हम देख सकते हैं कि 3600 से अधिक पार्टनर्स जिनका AUM 10 करोड़ के ऊपर है, 1687 पार्टनर्स जिनका 25 करोड़ के ऊपर है, 799 पार्टनर्स एंड अबव मतलब लगभग 800 से के करीब पार्टनर्स का 50 करोड़ से अधिक का AUM है, 308 पार्टनर्स का 100 करोड़, 51 पार्टनर्स का 250 करोड़ और 12 पार्टनर्स का 500 करोड़ से भी ऊपर है। और अगर हम 1000 करोड़ की बात करें तो 4 पार्टनर्स हमारे ऐसे हैं जिनका असेट्स अंडर एडवाइस 1000 करोड़ से भी ऊपर है। ये फिगर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 31 मार्च 2024 तक की है, तो इसके बाद अभी रिवाइज फिगर्स नहीं आई हैं। डेफिनेटली ये फिगर में और बढ़ोतरी हुई है। अगर टॉप पार्टनर्स के लाइव SIP ब्रेकअप की मैं बात करूं तो 3662 पार्टनर 10 लाख के ऊपर इनकी लाइव SIP बुक है। 25 लाख से ऊपर वाले पार्टनर्स हैं 1638 और ये फिगर भी 31 मार्च 2024 तक है, तो इसमें भी और इंक्रीज हुआ है। 650 पार्टनर्स अबव 50 lakhs, 177 पार्टनर्स 1 करोड़ के ऊपर जिनका SIP बुक है। 2 करोड़ से ऊपर SIP बुक जिनका है वो 35 पार्टनर है 35 और 5 करोड़ से ऊपर है ऐसे 3 पार्टनर हमारे हैं जिनका ये लाइव SIP वाइज ब्रेकअप है। अगर टॉप कस्टमर्स की बात करें जिनका एसेट्स अंडर एडवाइस है तो 1 करोड़ के ऊपर जिन कस्टमर्स का इन्वेस्टमेंट है उनकी संख्या 24,000 से भी ज़्यादा है। 5 करोड़ से ऊपर 1213 कस्टमर, 10 करोड़ से ऊपर 351 कस्टमर, 25 करोड़ से ऊपर 72 कस्टमर 72 एंड 50 करोड़ से ऊपर 23 कस्टमर्स और 100 करोड़ से ऊपर 12 कस्टमर्स। तो हमारे कस्टमर्स ने भी हमारे ऊपर विश्वास जताया है और इसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा एसेट्स अंडर एडवाइस वो हमारे साथ में इन्वेस्टेड हैं और वो भी काफ़ी साल से। ये जो हमारी सक्सेस स्टोरी रही है आगे भी ये रहे और आप भी जो लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो भी इस सक्सेस को अटेंड करें और इसके लिए हमें एक पहला कदम उठाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द बेसिक्स। और इसी के लिए ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए रखा गया है जिसमें आपको बेसिक्स की जानकारी मिले। तो पहली जो बात हमें समझनी है वो है बेसिक्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, कि बचत और निवेश की क्या बेसिक्स हैं और कैसे इसमें हम अंतर करें, इस अंतर को समझें और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को हम और आगे बढ़ाएं। सेविंग क्या है? सेविंग, द कंसेप्ट ऑफ सेविंग इज वेरी सिंपल, कि हमें बचत अपने इनकम में से अगर हम करते हैं और फ्यूचर के लिए वो हमारे काम आ सकता है ना। जैसे सिंपल सी एक एग्जांपल मैं लूं कि अगर हम देखते हैं कि बरसात का जो मौसम आता है तो इसके पहले चींटियां अपने घर में खाना लेके जा रही होती, क्योंकि उनको पता है कि आगे आने वाला सीजन बरसात आएगा और वो फिर अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाएंगी और इसलिए वो पहले से ही जमा करती हैं खाने को, ताकि वो बरसात के सीजन में जब प्रॉब्लम आएगी तो उसको वो आराम से गुजार सके। तो इसीलिए हमको भी सेविंग करना है, क्योंकि हमें फ्यूचर इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ आ सकती है। लिक्विडिटी की ज़रूरत हमें पड़ती है कि अगर हमें कुछ ऐसी विपदा आई तो हमारे पास कैश या इक्विवेलेंट फॉर्म में पैसा हो
जिसको हम उस समय यूज कर सकें। और इसके अलावा भी जो हमारे फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स हमें प्राप्त करने हैं उसके लिए भी बचत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर बचत ही हम नहीं करेंगे, अगर हम सेविंग्स ही नहीं करेंगे, तो फिर हम किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकते। तो एक जो बेसिक इक्वेशन है जो एक आम आदमी समझता है वो क्या है कि सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। लेकिन हम एनजे में क्या बोलते हैं, हम एनजे में बोलते हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हम पहले खर्च करें और बाद में सेव करें, इससे अच्छा है कि पहले हम सेव करें और बाद में खर्च करें। यानी कि पहले हमारी इनकम जो आ रही है उसमें से हम सेविंग्स करें और सेविंग्स के बाद जो पैसा बचेगा उसको ही हम खर्च करें। अगर हम इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो फिर हमारी सेविंग्स जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। अदरवाइज हमेशा रिस्क बना रहेगा कि अगर कभी भी खर्चे बढ़ गए तो फिर हम सेविंग नहीं कर पाएंगे। और लेकिन सेविंग से भी अकेले काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सेविंग्स हमारी जो है वो घट सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई है। अगर महंगाई की दर से हमें अगर इंटरेस्ट मिल रहा है हमारी सेविंग्स पे, तो फिर हमारा पैसा एक्चुअली नेगेटिव हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। कि अगर हम अपने सारे पैसे को सेविंग्स अकाउंट में ही रखें जहां 3 से 4% का ब्याज मिलता है, और अगर महंगाई की दर 6 से 7% है, तो ऑब्वियसली हमारा पैसा घट रहा है। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा सेविंग का रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से अधिक हो, और इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें निवेश करना पड़ता है ना। अगर हम इन्फ्लेशन को देखें कि इन्फ्लेशन किस प्रकार से काम करता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज को हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे गोल्ड है, पेट्रोल है, डीजल है और दूध है ना, जो कि हर घर में ये प्रोडक्ट यूज होता है या हर घर में रहता है। जैसे सोना, अगर हम इसकी बात करें, 1990 में ये 3,200 रुपए का 10 ग्राम था, और 2024 में ये 67,252, अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो फिगर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 31 मार्च तक की फिगर है। पेट्रोल की अगर हम बात करें, 1990 में 9.84 प्रति लीटर था, जो कि बढ़ के 2024 में 96, मतलब कई जगह पे 100 रुपए के आसपास है ये पेट्रोल का दाम। तो ये 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। डीजल का दाम तो और ज़्यादा बढ़ चुका है, और यहाँ पे हम देखें 4 रुपए लीटर प्रति डीजल होता था 1990 में, जो बढ़ के 92.15 पहुंच गया 2024 में। और अगर हम दूध की बात करें, जो 6 रुपए लीटर मिलता था, वो अब बढ़ के 74 रुपीज पर लीटर तक, अगर शुद्ध दूध की बात करें तो वो ये पहुंच गया है। तो हम इन्फ्लेशन की दर देख सकते हैं कि गोल्ड में 9.36, पेट्रोल में लगभग 7%, डीजल में 9.5% से ज्यादा, और दूध में भी 7.5% से ज्यादा का है। तो मिनिमम से मिनिमम भी अगर हम लेके चलें तो 7% से कम इन्फ्लेशन नहीं है। यानी अगर हम 7% को भी लेके चलते हैं मिनिमम से मिनिमम, तो हर 10 साल में क्या हो रहा है, हमारा खर्चा डबल हो रहा है। अगर किसी का आज का खर्चा 25,000 रुपए है महीने का, तो वो 10 साल के बाद 49,000 से भी ज्यादा हो जाएगा, यानी 50,000 के लगभग। तो हम कह सकते हैं कि अज्यूमिंग इन्फ्लेशन एट 7%, आवर एक्सपेंसेस विल बिकम डबल इन 10 ईयर्स, है ना। तो ये इन्फ्लेशन का दर है, और इसको काउंटर करना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज हमारा जो पैसा हमने सेव किया हुआ है उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। निवेश, बचत और निवेश में यही डिफरेंस है कि निवेश जो होता है उसका मेन मकसद ये है कि वो इन्फ्लेशन को बीट करे, लॉन्ग टर्म में वेल्थ को बिल्ड करे, और फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स जो हमारे जीवन में आने वाले हैं, जैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे बच्चों की मैरिज, हमारा रिटायरमेंट प्लान, हमारा रिटायरमेंट आएगा एक न एक दिन, उसके लिए जो हमें प्लानिंग करनी है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं लाइफ के, इसको पूरा करने में भी इन्वेस्टमेंट हमारी मदद करता है। और इसका पहला प्रिंसिपल क्या है इन्वेस्टमेंट का, ये आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट तभी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा जबकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो कम से कम 7-8% से अधिक का रिटर्न तो हमें जनरेट करना ही पड़ेगा, तभी हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो भारत में हम कंसिडर करते हैं वो है रिस्क, कि कितना रिस्क होगा हमारे इन्वेस्टमेंट को। अगर हम किसी जगह पैसा लगाते हैं तो क्या संभावना है कि हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा या कम तो नहीं हो जाएगा। तो पहली चीज का ये ध्यान रखा जाता है। दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, कि कितना अनुमानित रिटर्न हमें मिल सकता है अपने निवेश से। तीसरा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि अगर हमें अपने निवेश से पैसा निकालने की आवश्यकता पड़ जाए कभी, तो क्या हम निकाल सकते हैं, और अगर निकाल सकते हैं तो कितना जल्दी निकाल सकते हैं, कितने कम समय में हम इसको निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। और फिर नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, यानी क्या हमारा निवेश पूरी तरह से पारदर्शी है, क्या हमें पता चल पाएगा कि हमारा जो पैसा हमने लगाया है वो कहाँ जा रहा है, उसमें किस प्रकार से निवेश हो रहा है। तो ये कहलाता है ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्सेशन एंड अदर चार्जेस, यानी किस प्रकार के खर्चे इस निवेश में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है, तो वो भी एक तरह का खर्चा है। और फिर टैक्सेशन, कि अगर हम उसको बेचते हैं तो फिर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पैसा हम निकालते हैं तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं जब हम निवेश करते हैं। अब चूंकि कोई भी ऐसा एक एसेट क्लास नहीं है जो सारी चीजें हमें एकदम हाईएस्ट देता हो, नहीं तो सारा का सारा पैसा दुनिया का वहीं चला जाता। इसलिए हम अपने इन्वेस्टमेंट को हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और कहाँ करना पड़ता है, एक ऐसे जगह पे करना पड़ता है जहां पर हम अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग क्षेत्र में डाल सकें, है ना। तो इन्वेस्टमेंट का जो दूसरा प्रिंसिपल है वो क्या है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी अगर हमारे पास 100 अंडे हैं तो उनको एक ही टोकरी में नहीं रखना है, उनको 10 अलग टोकरी में रखना है, ताकि एक टोकरी अगर फूट भी जाए तो हमारे पास 90 अंडे बचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने पैसे को सिर्फ एक ही जगह पर हमें नहीं डालना चाहिए, हमें अलग अलग, जैसे इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, रियल एस्टेट, सब में थोड़ा थोड़ा अगर हम पैसा डालेंगे तो हमें ये सारे जो फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं ये सब एक अच्छे मात्रा में मिल पाएंगे। इसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं डालना है, एक ही एसेट क्लास में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पैसा हमें हर एसेट क्लास में जो अवेलेबल है अपने रिस्क के अनुसार और अपनी जरूरतों के हिसाब से हमें ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट में एक सबसे अच्छी चीज आती है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं कि दुनिया का 8वां आश्चर्य है, और इसका जो लाभ हमें मिलता है वो लॉन्ग टर्म में मिलता है। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, वो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमने 1 लाख रुपए का निवेश किया, प्रिंसिपल अमाउंट इज 1 लाख और उस पर इंटरेस्ट आया 10%, तो अगले साल ये 1 साल के बाद ये 1,10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो 10% का रिटर्न आएगा वो 1 लाख पे नहीं आएगा, वो 1,10,000 पे आएगा। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है और फिर इंटरेस्ट भी उसी पे आता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो 1,10,000 पे 10% आया तो वो 11,000 रुपए आ गया, तो 1,10,000 में 11,000 रुपए ऐड हो गया तो वो हो गया 1,21,000, 1,21,000। फिर उसमें 10% ऐड हो गया तो वो बन गया 133। तो ऐसे ये कंपाउंडिंग होती जाएगी, है ना। सो अगर हम कंपाउंडिंग का एग्जांपल देखें कि अगर सुरेश और महेश 2 दोस्त हैं, सुरेश ने एक जॉब लिया जिसमें कि उसको 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिलेगी, लेकिन महेश ने कहा कि नहीं, मुझे 1 लाख पर मंथ की सैलरी नहीं चाहिए, मुझे 10 पैसा प्रतिदिन पहले दिन चाहिए और उसके बाद हर दिन ये अमाउंट डबल होता जाए। यानी पहले दिन 10 पैसा, दूसरे दिन 20 पैसा, तीसरे दिन 40 पैसा, फिर 80 पैसा। तो फिर सुरेश ने कहा कि अरे ये क्या, ये तो बहुत ही कम पैसा तुम ले रहे हो, मेरे लिए तो अच्छा है कि मैं 1 लाख रुपए महीना लूं, ये बेटर रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन ज्यादा पैसा बनाएगा एट द एंड ऑफ 30th डे? 30 दिन तक अगर ये सिलसिला चलता रहे, 10 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा, 80 पैसा, 1 रुपया 60 पैसा, ऐसे ये डबल होता जाए हर दिन, तो 30 दिन के बाद ये कितना अमाउंट हो सकता है, आइए देखते हैं। तो 30 दिन के बाद क्या पोजीशन होगी कि 1 लाख रुपए तो सुरेश को मिल गया क्योंकि उसकी सैलरी थी, लेकिन जो महेश का अमाउंट होगा वो 10 पैसा जो डबल होता जा रहा है,
एट द एंड ऑफ 30th डे ये बढ़ के 5.36 करोड़ हो जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट बन गया, 10 पैसा। So this is the power of compounding. Every day if he is going to double, then this is the amount that he can get on the 30th day. और अगर महीने में 31 डे हुए तो फिर ये डबल और हो जाएगा, तब ये 10.72 करोड़ हो जाएगा। तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा ये फिगर बन सकता है अगर हम इसकी लगातार कंपाउंडिंग की जाए। द सेम लॉजिक अप्लाइज टू योर इन्वेस्टमेंट। तो अब इन्वेस्टमेंट ऐसा तो होगा नहीं कि हर दिन डबल हो जाए, लेकिन ये कुछ साल में डबल हो सकता है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो यहाँ पर भी हम एक बड़ा अमाउंट बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग 6% पे क्या हो रहा है और 12% के क्या हो रहा है, कि अगर हम देखें कि अगर 6% पर एनम का हमें इंटरेस्ट मिलता है कहीं से, तो उसमें डबल होने में 12 साल लगते हैं। और अगर 12% का हमें रिटर्न मिलता है तो उसमें 6 साल में डबल हो जाता है। तो डबल होने का जो ड्यूरेशन है वो भी डबल हो जा रहा है। अगर हम देखें कि ये जो कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने बचपन में भी अपने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r टू द पावर n। n क्या है? n इज अ नंबर ऑफ ईयर्स। पीवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। आर क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। और n है नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितना अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टू द पावर n है, यानी अगर n की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, यानी नंबर ऑफ ईयर्स अगर हम बढ़ाते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू बहुत ज्यादा कंपाउंड हो जाएगा। अब अगर हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ को बिल्ड करना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, तो फिर हमें इक्विटी मार्केट में ही निवेश करना चाहिए अगर हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है। अब ये लॉन्ग टर्म का क्या है मतलब आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो इक्विटी को पहले समझते हैं, इक्विटी है क्या। इक्विटी का मतलब है शेयर। शेयर का मतलब है इक्विटी मतलब ओनरशिप। जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं या उस कंपनी का इक्विटी खरीदते हैं, तो हम उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं और हम उसके प्रॉफिट के भागीदार बन जाते हैं, है ना। एक तरह से किसी कंपनी का मालिक कौन होता है? उसके शेयर होल्डर्स ही होते हैं। वो अलग बात है कि हमारे पास बहुत कम शेयर्स हैं तो हम उतने ही स्मॉल परसेंटेज के मालिक होंगे, लेकिन अगर वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो हमारे शेयर्स के मात्रा में, उसकी प्रपोर्शन में हमें भी प्रॉफिट्स का फायदा मिलेगा। अगर हम देखें इक्विटी ने क्या रिटर्न्स दिया है पास्ट में, तो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं मार्च 1979 से लेके मार्च 2024, यानी 45 इयर्स का ड्यूरेशन। हम ये 45 साल का समय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1979 में ही सेंसेक्स शुरू हुआ था। सेंसेक्स मतलब सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो 1979 में ये शुरू हुआ था 100 पॉइंट पे, और आज के डेट में ये 80,000 से भी ऊपर जा चुका है। यानी सेंसेक्स ने पिछले 45 सालों में 800 गुने से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर हम ये फिगर लेके चल रहे हैं, 73,000 की फिगर थी मार्च 2024 की, है ना। तो ये 6 महीने में और ये बढ़ गया लगभग 10%। हम अगर मार्च तक की फिगर लेके चलते हैं तो इसने पिछले 45 सालों में सेंसेक्स ने 15.79% का एब्सोल्यूट रिटर्न CAGR के रूप में दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, है ना। तो यहाँ इसमें अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये तो नॉमिनल रिटर्न्स हैं, अगर हमें रियल रिटर्न को समझना है तो फिर हमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न जो सेंसेक्स ने दिया है वो आप रेड में देख सकते हैं, 8.25%। इसकी तुलना में कंपनी डिपॉजिट्स ने मात्र 2.12% का रिटर्न्स दिया है, रियल रिटर्न्स। बैंक डिपॉजिट्स ने 1.18, सिल्वर ने 1.89, गोल्ड ने 2.92। तो ये रियल रिटर्न्स है। तो अगर वाकई कोई ऐसा एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा अमाउंट बना सकता है तो वो है इक्विटी। अगर आप देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में कि अगर 100 रुपए या 1,000 रुपए की हम बात करते हैं कि 1,000 रुपए किसी ने लगाए होते 1979 में, तो उसकी वैल्यू सेंसेक्स में होती 7,36,514, है ना। तो ये
एक बहुत बड़ा फिगर है, यानी इसमें इस फिगर के हिसाब से अगर हम देखें तो 736 टाइम्स जो है वो सेंसेक्स ने रिटर्न दिया। कंपनी डिपॉजिट की तुलना में आप देखें मात्र 53 गुना हुआ है, बैंक डिपॉजिट 35 गुना, सिल्वर 48 टाइम्स, गोल्ड 75 टाइम्स, और इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन की दर से अगर देखें तो 1000 रुपया में जो सामान आता था उसके लिए अब हमें 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि सेंसेक्स या इक्विटी का इन्वेस्टमेंट कहीं अधिक है एज कंपेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट। अगर हम इक्विटी की प्राइस की बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक बिजनेस इक्विटी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे काम करता है, अगर कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल है तभी कोई उसको खरीदना चाहेगा। तो शेयर्स भी इसी तरह से हैं कि अगर प्रॉफिटेबल होगा तभी उसे खरीदा जाएगा। तो अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक चाय बनाने वाले हैं जयपुर टी स्टॉल, इनका नाम है मिस्टर लालू, और ये लालू 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करते हैं हर साल। तो क्या अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप कितना पैसा देना चाहेंगे, है ना? तो कोई कहेगा कि हम 20 लाख दे देंगे, कोई कहेगा 25 लाख, कोई हो सकता है 50 लाख भी बोल दे। 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, ऑलरेडी ये बना चला हुआ बिजनेस है। तो अगर हम उसके हिसाब से करते हैं तो आपने एक मल्टीपल दिया, है ना? जैसे इन्वेस्टर ए ने 20 लाख बोला, एक ने 25 लाख बोला, एक ने 15 लाख बोला, तो 20 लाख का मतलब 5 लाख के प्रॉफिट पे 4 गुना, 4 टाइम्स, तो 4 का मल्टीपल दे रहा है। अगर इन्वेस्टर बी की बात करें तो ये 5 का मल्टीपल दे रहा है, इन्वेस्टर सी की बात करें तो ये 15 लाख रुपए दे रहा है, तो ये 3 का मल्टीपल दे रहा है। अगर यही प्रॉफिट 20 लाख रुपए साल का हो जाए तो आप कितना देना चाहेंगे, कितना पैसा देना चाहेंगे इसको खरीदने के लिए? डेफिनेट सी बात है कि ज्यादा पैसा आप देंगे। मल्टीपल सेम है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर 6 यहाँ पे इन्वेस्टर सी ने देखा कि भाई और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है तो इसने 6 का मल्टीपल दिया, तो आप देख सकते हैं कि यही बिजनेस जो है इसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई, 80 लाख। अगर 4 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है तो 1 करोड़, और 6 का मल्टीपल है तो 1.22 करोड़। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस इज ग्रोइंग एज द प्रॉफिट इज ग्रोइंग। द सेम फिनोमेना अप्लाइज टू इक्विटी मार्केट्स टू। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं, मार्केट उसको एक मल्टीपल देता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, तो ये काफी कम मल्टीपल है। जो मार्केट में रियली हम जाएंगे तो 15, 20 से लेके 50, 100 तक का भी मल्टीपल मार्केट, इक्विटी मार्केट दे सकता है किसी भी कंपनी के शेयर को। सो अगर हम देखें तो नॉर्मली जो इक्विटी के प्राइसेस होते हैं वो उसकी अर्निंग उसके हिसाब से ही होते हैं, है ना? और दोनों अगर आप ग्राफ देखें तो दोनों ग्राफ जो है काफी हद तक सिमिलर रहेगा। सिमिलर इन, जैसे सेंसेक्स ब्लू में है और सेंसेक्स की अर्निंग्स रेड में है। अगर सेंसेक्स की अर्निंग घटेगी तो सेंसेक्स भी घटेगा। कभी कभी मार्केट फोर्सेस इसको ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, लॉन्ग टर्म में अर्निंग और जो वैल्यू है सेंसेक्स की वो आसपास ही रहेगी। अभी आप देख सकते हैं जनवरी 20 में ये काफी गिरावट इसमें आई थी, तो वैल्यू और प्राइस सेम हो गया था, और फिर ओवर वैल्यूएशन थोड़ा हुआ मार्केट में, यूफोरिया आया और मार्केट थोड़ा ऊपर गया। तो अभी थोड़ा गैप हमें दिख रहा है, हल्का सा ये ओवर वैल्यूड इस समय चल रहा है, तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है। ये तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो फोर्सेस हैं वो भी ऐड करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अर्निंग्स के बेसिस पे ही इसका मूवमेंट होगा। सो अगर हम देखें कि सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया है, लगभग 16% CAGR का रिटर्न इसने दिया है पिछले 45 सालों में। अभी सेंसेक्स की वैल्यू इसमें 31 मार्च तक दिख रही है 73,000, बट ये 81,000 के आसपास इस समय 80,000 से भी ऊपर चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 16% ऑन एन एवरेज CAGR इसने दिया है, मतलब 16% के आसपास। और ये तब हुआ है जब बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स हुए 45 सालों में। अगर हम देखें इन 45 सालों में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी ऐसी दुर्घटनाएं हुई, तो 2 PMs असैसिनेट हुए, है ना? अगर हम बात करें इस दौरान लास्ट 45 ईयर्स में, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन दोनों की हत्या हुई। एशियन करेंसी और सब प्राइम क्राइसिस आया, हाँ, सब प्राइम क्राइसिस 2007 के आसपास आया,
आईटी बबल बर्स्ट हुआ सन 2000 के पास, फिर 2 स्कैम्स हुए, हर्षद मेहता 1991 में और केतन पारेख 1997 में, ये सिक्योरिटी स्कैम हुए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया 1991 में, गल्फ एंड कारगिल वॉर्स हुए, 11 डिफरेंट गवर्नमेंट्स भारत में रही, फिर कोविड-19 पैंडेमिक भी आया। इन सब के बावजूद सेंसेक्स ने पिछले 45 सालों में 16% CAGR का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न मिलने वाला है। हाँ, कभी ऐसी दुर्घटनाएं होंगी तो कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है। और जैसे लोग कहते हैं कि भाई अच्छी बात है, इक्विटी ने अच्छा रिटर्न तो दिया है लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये काफी रिस्की एसेट क्लास है। तो रिस्क जो है हम कह सकते हैं कि अगर ड्यूरेशन कम होगा, समय हमारे पास कम होगा तो रिस्क ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम समय बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये रिस्क कम होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 3 रिटर्न दे सकते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न्स, मिनिमम रिटर्न्स और एवरेज रिटर्न्स, है ना। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो 1 साल से लेके 30 साल का डेटा अगर हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम एवरेज रिटर्न्स तो छोड़िए, सिर्फ मिनिमम रिटर्न्स को भी लेके चलें अगर, तो मिनिमम रिटर्न्स जो हैं वो ये हिस्टोरिकल फिगर है, यानी पिछले 45 सालों में जो हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मिनिमम रिटर्न्स देखिए, 1 साल में नेगेटिव है काफी ज्यादा, -56। 3 साल का व्यू अगर लेते हैं तो ये कम हो जाता है, -18 तक जा सकता है, गया है, मतलब ये पुराना हिस्टोरिकल फिगर है। 5 ईयर्स में -7.92, 7 ईयर्स में -7.52, 10 ईयर्स में -2.98 और 12 साल में इसने कभी भी नेगेटिव रिटर्न मिनिमम में नहीं दिया है। और जैसे जैसे ये समय बढ़ता जाएगा ये पॉजिटिव रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। और ये मैं मिनिमम रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप एवरेज रिटर्न्स की बात करें तो एवरेज रिटर्न्स जो हैं वो 14-15%, और जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 16% का रिटर्न लंबे समय में, ये 30 साल में भी लगभग ये 15% का रिटर्न ये दे रहा है। यहाँ पर नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस की होने की संभावना भी 12 साल के बाद आप देख सकते हैं कि जीरो है, जीरो रही है। तो ऐसी जो है डेटा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो ये रिस्क जो है काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है, काफी कम हो जाता है ना। इसको हम ग्राफ में भी डिपिक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही देखिए ये रेड वाला जो रिटर्न्स है, मिनिमम रिटर्न्स वाला जो लाइन है, ये 12 साल के पास जाके ये पॉजिटिव हो जा रहा है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, न्यूटन का एग्जाम्पल लें, सर आइजैक न्यूटन, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगर हमने अपने स्कूल में पढ़ा है कि न्यूटन जो हैं वो, इनके 3 सिद्धांत बहुत फेमस थे, है ना। तो इन्होंने 3 फिजिक्स में अच्छे इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिए, और कहा जाता है कि न्यूटन का जो IQ लेवल है, यानी इंटेलिजेंस कोशेंट लेवल है, वो बहुत हाई है ना। तो एक नॉर्मल आदमी का जो IQ या इंटेलिजेंस कोशेंट होता है वो 100 होता है, और जिसका 120 होता है उसको बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। और न्यूटन साहब का जो IQ लेवल था वो 140 था, 140, यानी कि वो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट पर्सन थे। तो इन्होंने भी एक कंपनी में निवेश शुरू किया, और ये कंपनी का नाम था साउथ सी कंपनी, ये एक्चुअल स्टोरी है। तो इन्होंने इन्वेस्ट किया एक स्मॉल अमाउंट, 180 रुपए पे, 180 मतलब रुपया नहीं है ये, 180 एक फिगर हम मान लेते हैं। तो ये 180 पे इन्होंने निवेश किया, और फिर ये मार्केट बढ़ता गया, इसका स्टॉक का प्राइस बढ़ता गया, और ये 360 पहुंच गया। तो ये जब 360 पहुंच गया, इनको लगा कि ये डबल हो गया अमाउंट, तो मैं अब निकल जाता हूँ। इन्होंने एग्जिट कर लिया, यानी 180 बेच के 360 पे ये निकल गए, डबल हो गया इनका पैसा, और ये हैप्पी थे। लेकिन उन्होंने देखा कि इनके दोस्त जो हैं वो बेचे नहीं, वो इन्वेस्टेड ही रहे, और वो और अमीर होते गए, क्योंकि ये 360 से बढ़कर 680 पे पहुंच गया। फिर इनको लगा कि अरे ये तो अभी और ऊपर जा रहा है, तो इन्होंने फिर से री एंटर किया 680 में। 680 के भाव पे इन्होंने दोबारा खरीदा, इन्होंने री एंटर किया, और फिर ये बढ़ते 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 1050 पे पहुंच गया। लेकिन अब ये तो हम टाइम पता नहीं कर सकते कि कब ये टॉप पे पहुंचेगा और कब ये बॉटम पे पहुंचेगा। तो ये 1050 पे पहुंचने के बाद हमें तो नहीं पता कि ये कितना और बढ़ेगा या घटेगा, और यही हुआ। 1050 पहुंचने के बाद
इसमें बहुत शार्प करेक्शन आया, और कुछ उसमें ज़रूर डेफिनेट सी बात है कि जैसे ये प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से शेयर होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से साउथ सी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरा, और गिरना शुरू हो गया 1050 से, और लगातार गिरने लगा। फिर न्यूटन ने 175 पे जाके इसको बेच दिया, यानी 680 पे खरीदा, 1050 पे गया, वो बेच नहीं पाए, और फिर ये गिर के 175 पे आया, और तब इनको बेचना पड़ा। तो ये एक आम निवेशक के साथ ऐसा हो सकता है अगर वो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी नॉलेज के अगर वो शेयर बाजार में उतरता है, और ये किसी एक स्टॉक के साथ तो डेफिनेटली हो सकता है ना। तो इसको हमें समझना जरूरी है कि हमें ये गलती नहीं करनी है ना। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। हम इसीलिए कहते हैं ना कि EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ, यानी EQ क्या होता है? इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस क्वोशंट। सो ग्रीड एंड फियर ये बहुत पावरफुल इमोशंस हैं जो कि स्टॉक मार्केट में काम करती हैं, है ना। जब मार्केट ऊपर जाना शुरू होता है तो लोग ग्रीड में आ जाते हैं, बहुत लालच में आ जाते हैं, और बढ़े हुए मार्केट में बहुत सारे लोग निवेश कर देते हैं, और फिर अचानक से कुछ गिरावट आना शुरू होती है, और वो गिरावट जब तेज हो जाती है तो फिर हमें डर लगना शुरू होता है, और फिर हम लॉस में निकलना शुरू कर देते हैं, और फिर जो क्राउड के हिसाब से काम करते हैं, है ना। जैसा कि वॉरेन बफे ने कहा है कि जब एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नॉलेज नहीं है शेयर बाजार की, जैसे वो एक जो दुकान चाय की दुकान वाला है, हाँ, या एक ऑटो चलाने वाला है, अगर वो बात करने लगे कि हाँ मैं शेयर में लगा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि यही सही समय निकलने का। तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। क्राउड की डिसीजन से हमें स्वेड नहीं होना चाहिए, या अपने दोस्तों के डिसीजन से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमें एक डिसिप्लिन अप्रोच अपनानी चाहिए, है ना। मैंने आपसे डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी, तो किसी एक शेयर में निवेश करने से अच्छा है अगर हम इंडेक्स में निवेश करें जहां पर एक बुके ऑफ शेयर्स है, तो ये इस तरह की गिरावट फिर हमें देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी गिरावट हमने एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी देखी भारत में, जो 1000 रुपए तक शेयर जाके वो 10 रुपए के भी नीचे चला गया। मैं उस बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग बहुत लोग इसको जानते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब हम एक डिसिप्लिन अप्रोच अपनाते हैं, एक डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर ये इससे हम बच सकते हैं। इसीलिए हमारे को फोकस करना चाहिए इक्विटी फंड्स पे। किसी एक स्टॉक पे डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके अगर हम फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम ज्यादा निश्चिंत हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्क अपने आप डाइवर्सिफाई हो जाएगी, है ना। और जब हम फंड्स की बात करते हैं तो फिर हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी समझना जरूरी है कि किस प्रकार के अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। आपने नाम सुना होगा ना कि लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। तो ये क्या होते हैं? लार्ज कैप क्या होता है? तो ये बेसिकली जो हम कैप की बात करते हैं, ये होता है कैपिटलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस, यानी किसी भी कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें करंट आज के मार्केट प्राइस से, तो जो अमाउंट आएगा वो आज का मार्केट कैप होगा। मैं क्यों कह रहा हूं आज का मार्केट कैप होगा? क्योंकि कल उसका मार्केट प्राइस चेंज हो सकता है, तो फिर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारी जो कंपनीज, ऐसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि लगभग 2000 कंपनियां जो हैं वो NSE में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो अब इन 2000 कंपनीज का हम अगर मार्केट कैप निकालें और उसकी रैंकिंग कर दें कि भाई नंबर 1 पे ये कंपनी है, इसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप है, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी है, फिर तीसरी कंपनी है ना। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे HDFC। अब HDFC मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी, उसका मर्जर हो गया HDFC बैंक और HDFC का, ये 22 लाख करोड़ के आसपास है। नंबर 2 पे कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 21 लाख करोड़ से अधिक है। नंबर 3 पे कौन है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इस तरह से हम रैंकिंग निकालते जाएंगे। तो अब एम्फी की डेफिनेशन क्या कहती है? जो टॉप 100 कंपनीज होंगी इंडिया की इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार 1 से लेके 100, वो क्या कहलाएंगी? वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाएंगी। अब इसके बाद
नंबर 101 से 250, यानी 150, अगली 150 कंपनियां, पहली 100 हो गई लार्ज कैप, फिर अगली 150 हो गई मिड कैप, तो टोटल 250 कंपनीज हो गई। उसके बाद 251 से लेके 500 तक जो कंपनीज होंगी वो स्मॉल कैप कहलाएंगी। ठीक है, तो ये टॉप 500 कंपनीज हम NSE 500 बोलते हैं। तो NSE 500 में 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप और 250 स्मॉल कैप भी शामिल हैं। और अब एक नई डेफिनेशन भी आ गई है, वो है 501 to 750, जिसको हम माइक्रो कैप कहते हैं। सो अब अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं एज पर द कैटेगराइजेशन ऑफ सेबी, जो सेबी की कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इक्विटी स्कीम्स, 11 तरह की इक्विटी स्कीम्स हैं जो प्राइमरली शेयर बाजार में निवेश करेंगी। फिर डेप्ट स्कीम्स है जो प्राइमरली डेप्ट में निवेश करेंगी, 16 स्कीम्स है। फिर हाइब्रिड स्कीम्स है। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि इसमें दोनों होगा, इक्विटी भी होगा और डेट भी होगा, प्रपोर्शन अलग अलग होगा। और फिर है सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, तो ये रिटायरमेंट स्कीम्स जो स्पेशली होती हैं या चिल्ड्रन के लिए जो स्कीम्स होती हैं उनको हम सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स कहते हैं। और उसके अलावा 2 स्कीम्स अदर स्कीम्स में आती हैं। तो आइए देखते हैं इक्विटी में कौन कौन सी स्कीम्स आएंगी और इक्विटी का डेफिनेशन क्या है। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इक्विटी फंड्स की डेफिनेशन क्या है, कि ऐसा कोई भी फंड, ऐसा कोई भी स्कीम जिसमें कम से कम 65% का निवेश डोमेस्टिक इक्विटी में होगा, यानी भारत की कंपनियों में कम से कम 65% उसमें लगा होगा फंड का, टोटल एनएवी का, तो वो क्या कहलाएगा, वो इक्विटी फंड कहलाएगा। अगर 65% से कम होता है तो फिर वो नॉन इक्विटी हो जाएगा। मतलब टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो इक्विटी का एक्सपोजर होगा वो कम से कम 65% होना चाहिए, तभी वो इक्विटी फंड कहलाएगा, उसकी टैक्सेशन भी उसी हिसाब से होगी। अब अगर इसके अंदर में हम देखें लार्ज कैप फंड, कौन से फंड होते हैं जो कम से कम 80%, है ना, तो जनरल तो ये 65 है, लेकिन लार्ज कैप के लिए एक अलग डेफिनेशन है कि मिनिमम 80% ऑफ द एसेट्स शुड बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप कंपनी। जो मैंने आपको बताया था ना, 100 कंपनीज जो टॉप 100 की कंपनीज हैं, 80% पैसा वहीं जाना चाहिए। जो 20% पैसा है वो छोटी कंपनीज में जा सकता है, या डेट में जा सकता है, या कैश में भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं, लेकिन 80% तो लार्ज कैप में जाना ही चाहिए। फिर दूसरा फंड है, स्कीम है लार्ज एंड मिड कैप स्कीम, यानी यहाँ पर लार्ज कैप में भी जाएगा पैसा और मिड कैप में भी जाएगा। कैसे कैसे जाएगा, 35%, 35% जो है मिनिमम वो लार्ज कैप में जाएगा और मिनिमम 35% मिड कैप में जाएगा। तो मतलब टोटल 70 तो हो ही गया, तो कम से कम 70% तो जाएगा। 35% से ऊपर हो सकता है लेकिन उससे नीचे नहीं हो सकता। सिमिलरली लार्ज कैप में मिनिमम 80% है, ये 80% से ज्यादा भी हो सकता है। फिर मिड कैप की क्या डेफिनेशन है, कम से कम 65% मिड कैप कंपनीज में जाएगा। जो 150 कंपनी मैंने आपको बताई थी 101 से 250, ये वहां पे जाएगा। फिर स्मॉल कैप फंड, इसमें 250 कंपनियां हैं, 251 से लेके 500 जो रैंक है उसमें 65% ऑफ द एसेट्स स्मॉल कैप में जाएगा। फिर मल्टी कैप में क्या होता है, मल्टी कैप मतलब लार्ज में भी है, मिड कैप में भी है और स्मॉल कैप में भी है। कैसे कैसे रहेगा, 25% ईच, 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। टोटल कितना हो गया, 75% ऑफ द एसेट्स शुड गो इन ऑल द 3। ये फिक्स है, मतलब मल्टी कैप में ये फिक्स है 25-25-25, लेकिन फ्लेक्सी कैप में ये फिक्स नहीं है ना। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या डिफरेंस है, मल्टी कैप में जो एसेट एलोकेशन होगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में वो फिक्स्ड रहेगा 25% ईच, लेकिन फ्लेक्सी कैप में टोटल मिला के 65% होना चाहिए और यहाँ पर कोई फिक्स नहीं रहेगा। फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसको लार्ज कैप में ज्यादा रखना है कि मिड कैप में ज्यादा रखना है या स्मॉल कैप में ज्यादा रखना है। लेट द फंड मैनेजर डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देन डिविडेंड यील्ड फंड, तो डिविडेंड यील्ड कंपनीज जो होती हैं जो ज्यादा डिविडेंड देती हैं उसमें फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा और कम से कम 65% ऑफ द एसेट्स को इन्वेस्ट करेगा। फिर वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड, ये वैल्यू और कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, ऐसे कंपनीज में निवेश करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड है, यानी बाजार उनको बड़ा भाव नहीं दे रहा है लेकिन वो अच्छी कंपनियां हैं और आगे जाके बाजार जब रियलाइज करेगा तो इनका दाम भी
बढ़ेगा। तो ऐसी कंपनीज को वैल्यू कहते हैं और ऐसे फंड को वैल्यू या कॉन्ट्रा फंड कहते हैं। फोकस फंड मिनिमम 65% ऑफ एसेट्स इसमें भी रहेगा, कॉन्ट्रा में भी 65%। तो 65% तो जनरल इन जनरल कम से कम रहना ही है। यहाँ पर क्या होता है, फोकस फंड में फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करता, वो 30 स्टॉक में ही पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि वो अच्छे से मैनेज कर पाए। वो 30 अच्छे जो कंपनीज हैं जो फोकस तरीके से उसमें अप्रोच लेके चलता है। फिर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स, तो ये थीम जो है बड़ा होता है, सेक्टर छोटा होता है ना। जैसे कि हमने कहा कि हेल्थ केयर एक थीम है। अब हेल्थ केयर के अंदर 3 सेक्टर हो सकते हैं, जैसे कि फार्मा एक सेक्टर हो सकता है, हॉस्पिटल्स एक सेक्टर हो सकता है और डायग्नोस्टिक एक सेक्टर हो सकता है। लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक थीम है जिसके अंदर पावर हो सकता है और कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो अलग अलग सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है। फिर इसके अलावा इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, तो ये स्कीम जो है ये प्राइमरली टैक्स बचाने के लिए होती है। सेक्शन 80C के अंतर्गत हम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश जो करते हैं उसमें हमें टैक्स की छूट मिलती है और इसमें मिनिमम 80% जो पैसा है वो इक्विटी में लगेगा, डोमेस्टिक इक्विटी में, भारत की कंपनियों में। और इसमें 3 साल का लॉक इन रहेगा, यानी जब भी हम इस पे निवेश करेंगे तो 3 साल तक हम इस पैसे को निकाल नहीं सकते। तो ये 11 तरह की इक्विटी स्कीम्स हो गई जिसमें कोई ना कोई स्कीम में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम रिटर्न और रिस्क की बात करें तो सबसे कम रिस्क लार्ज कैप में होगी, फिर मल्टी कैप में होगी, फिर मिड कैप में होगी, फिर स्मॉल कैप में होगी। यानी स्मॉल कैप अधिक रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा। जब गिरना शुरू होगा तो सबसे ज्यादा कौन गिरेगा? स्मॉल कैप गिरेगा। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इक्विटी की अगर हम बात करें तो अगर 10 लाख रुपए किसी ने लगाए होते तो 15 साल के बाद वो लगभग 60 लाख हो जाता। 20 साल में ये अमाउंट 108 गुना हो जाता। और 25 ईयर्स में ये अमाउंट जो है 10 लाख रुपए अगर लगाए होते किसी ने तो 108 लाख यानी 1 करोड़ 8 लाख होता 20 साल में, तो 10 लगभग 11 गुना हो गया। और 25 साल में ये हो जा रहा है 196 यानी 1 करोड़ 96 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लगभग 2 करोड़ के आसपास हो रहा है। तो 10 लाख रुपए 20 गुना हो जा रहा है। और ये जो रिटर्न हम बता रहे हैं ये मात्र 12.64% का रिटर्न है। अगर हम 16% के हिसाब से बता दें जो सेंसेक्स ने दिया है तो ये कहीं ज्यादा अमाउंट ये बन जाएगा। म्यूचुअल फंड बेसिस की मैं अगर बात करूं तो मैंने कुछ तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताया, इक्विटी फंड्स के बारे में बताया, है ना। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड बेसिकली एक ट्रस्ट है ना। यहाँ पर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को पूल करते हैं, फंड मैनेजर को देते हैं, फंड मैनेजर उसको सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है? डेब्ट सिक्योरिटीज में, इक्विटीज में और कमोडिटीज जैसे गोल्ड में। वहां से क्या होता है? जनरेट होता है रिटर्न्स, और रिटर्न्स कहाँ पे पास आउट हो जाता है? वो इन्वेस्टर्स का ही रिटर्न है तो इन्वेस्टर को ही मिल जाता है। उसके लिए फंड मैनेजर या एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक छोटा सा फंड मैनेजमेंट चार्ज लेती है। और ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि म्यूचुअल फंड कौन सा एसेट क्लास है तो इसका आंसर क्या होगा? म्यूचुअल फंड कोई एसेट क्लास नहीं है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से, ये एक माध्यम है जिससे हम अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करते हैं। सो व्हाट इट इज बेसिकली अ व्हीकल टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, और इट इज अ व्हीकल थ्रू विच वी कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, है ना। एक ही कोई स्कीम से हम इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड तीनों में निवेश कर सकते हैं। तो एसेट क्लास 3 थे लेकिन एक ही स्कीम से कर लिया। तो ये क्या है? एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं।
ये एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है, यानी इसमें जब हम पैसा देते हैं, किसको देते हैं? एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को देते हैं। प्रोफेशनल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति होगा या एक ऐसी व्यक्तियों की टीम होगी जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होंगे, उनको इस सब्जेक्ट की जानकारी होगी, वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, वो एक्सपर्ट होंगे और वो फुल टाइम ये काम कर रहे होंगे, जिसके लिए उनको सैलरी भी मिल रही होगी, परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। तो ऐसे लोग जब इस पैसे को मैनेज कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली प्रोफेशनली इसको मैनेज करेंगे, एक प्रोफेशनल की तरह मैनेज करेंगे और हम इनका काम ही यही है कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स जनरेट करके देना। तो हम और आप क्या करेंगे? हम और आप जो है अपने मेन काम में लगेंगे और इन अपने पैसों को हम बढ़ते हुए देखेंगे इनके माध्यम से, और इसके लिए डेफिनेटली एक छोटी सी फीस हम देंगे। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का भी हमें फायदा मिलेगा म्यूचुअल फंड से, यानी हम अगर 500 रुपए का भी निवेश कर रहे हैं महीने का तो वो अलग अलग जगह पे जा रहा है। अगर हम इक्विटी में भी कर रहे हैं तो अलग अलग कंपनियों में जा रहा है, तो यानी हमारा पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है और ये रेगुलेटेड है ना। जैसे कभी किसी ने पूछा मुझसे कि सर ये म्यूचुअल फंड और चिट फंड में क्या डिफरेंस है, तो सिंपल सी बात है भाई, म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड है, चिट फंड रेगुलेटेड नहीं है। म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी बैठा हुआ है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसको कॉन्स्टेंटली इस पे मॉनिटर करता है और इसको रेगुलेट करता है, इसको डेवलप करता है। जैसे हम लोग काफी सेफ महसूस करते हैं कि हाँ बैंक में पैसा डाला है। क्यों महसूस करते हैं सेफ? क्योंकि आरबीआई है। इंश्योरेंस में हम पैसा डालते हैं तब भी हमको सेफ्टी लगती है। क्यों? क्योंकि आईआरडीए है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी सेबी है, जो कि भारत सरकार की संस्था है जो इसकी देखरेख करती है, इसकी निगरानी करती है। तो रेगुलेशन है। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये एक बेसिकली एक ट्रस्ट है, यहाँ पर एक स्पॉन्सर होगा, तो एक मेन कंपनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है तो एचडीएफसी उसका स्पॉन्सर है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है तो एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका स्पॉन्सर है। तो वो स्पॉन्सर इस ट्रस्ट को शुरू करेगा, वो ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाएगा, ठीक है। फिर ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है क्या करेगी? सिक्योरिटीज को खरीदेगी, उसकी देखरेख कौन करेगा? कस्टोडियन करेगा। और जो ट्रांसफर होगा, यूनिट्स आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो उसके लिए आरटीए होगा, जैसे कैम्स है, तो वो इसको ट्रांजैक्शंस को देख रेख करेगा। और फिर सेबी है जो कि इसको पूरे बिजनेस को रेगुलेट करेगी, म्यूचुअल फंड बिजनेस को। फायदा क्या है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का? एक तो अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है, मात्र 500 रुपए की एसआईपी हम कर सकते हैं महीने की, या अगर लमसम भी करना चाहें तो किसी भी स्कीम में 5000 रुपए से हम शुरू कर सकते हैं। और स्मॉल अमाउंट को भी हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने एक स्मॉल कैप का फंड में डाला जिसमें 150 कंपनियां, तो आपका 500 रुपया भी उसमें गया तो वो 150 कंपनी में चला गया। यानी कोई एक कंपनी, 2 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी भी उसमें फेल्योर हो जाती है तो हमारे ऊपर, हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, हमारे इन्वेस्टमेंट पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि और 145 कंपनियां अच्छा कर रही है। मिनिमम पेपर वर्क है, पेपर वर्क की आज की डेट में कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। टैक्स बेनिफिट्स हमें मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया एटीसी की टैक्स बेनिफिट है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, छोटे निवेशकों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, 1.25 लाख रुपए तक की पूरी छूट है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हमें मिल पाती हैं अलग अलग तरह की, अलग अलग कैपिटलाइजेशन के अनुसार। वेल रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट है, म्यूचुअल फंड से ज्यादा ट्रांसपेरेंट कुछ भी नहीं। एक एक पैसे की जानकारी आपको ये देता है कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट की हमें वैरायटी मिलती है, अलग अलग एसेट क्लास मिलते हैं, हर तरह के निवेश हम म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। चॉइस ऑन रिसीविंग इनकम प्रॉफिट्स, तो हम चाहें तो इसमें अलग अलग तरीके से पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल भी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट सर्विसेज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस अपने हमारे पैसे को कौन मैनेज कर रहा है? प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो प्राइमरली हमने भी इक्विटी फंड्स की बात की थी, बट अगर इक्विटी फंड्स के अलावा भी हम देखें तो और कौन कौन से फंड्स हो सकते हैं? मनी मार्केट फंड्स, तो इसे हम लिक्विड फंड भी कहते हैं। और ये बहुत कम समय के लिए अगर किसी को पैसा रखना है, ये पार्किंग के लिए काम आते हैं, न कि निवेश के लिए। तो जैसे किसी ने मान लीजिए जमीन बेची 1 करोड़ की,
अब उस पैसे को तुरंत कहाँ रखें, तो चलो भाई मनी मार्केट फंड में डाल दिया, लिक्विड फंड में डाल दिया। अब यहाँ पे हमारा पैसा सेफ पड़ा हुआ है, अब धीरे धीरे हम यहाँ से उसको ट्रांसफर दूसरे जगह पे कर सकते हैं। फिर आते हैं डेट फंड्स। तो आइडियल प्रोडक्ट है, ये भी थोड़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे 1 साल से अधिक के लिए अगर हमें करना है, 1 साल से कम के लिए करना है तो मनी मार्केट, 1 साल से अधिक के लिए करना है, 1 साल से 3 साल तक के लिए करना है तो डेट फंड्स यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये हमें बैंक से बेटर रिटर्न देंगे। देन गोल्ड फंड्स, तो गोल्ड एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन है कि थोड़ा पैसा हम सोने में भी रखें। अगर क्यों हमें सोने में भी थोड़ा सा पैसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी कोई क्राइसिस आएगी वर्ल्ड में, है ना, कभी कोई युद्ध वगैरह हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो गोल्ड का दाम बढ़ना शुरू होगा। जब सब कुछ गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, तो थोड़ा पैसा हमारे पास गोल्ड में भी होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा टूल है। कम से कम 10% से 20% हमारा निवेश जो है वो गोल्ड में रहे। फिर इक्विटी फंड्स, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इक्विटी से अच्छा कुछ नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। वेल्थ बिल्डिंग अगर हमें लॉन्ग टर्म में करनी है, हमें एक अच्छा पैसा, एक वेल्थ क्रिएट करनी है। वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ का मतलब होता है कि एक ऐसा अमाउंट हम क्रिएट कर दें जिसके बाद अगर हम काम न भी करें तो भी हमें पैसे की कमी न हो, उससे हम कहते हैं वेल्थ। तो वेल्थ तभी बनेगी जब हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, और जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू करते हैं तो बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि ये लंबे समय में काफी बड़ा वेल्थ क्रिएट कर लेगा। So that's all about the म्यूचुअल फंड बेसिक्स एंड इक्विटी के बेसिक्स। अब हम बात करते हैं क्लाइंट एक्विजिशन। तो क्लाइंट एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि हम एक बिजनेस में है, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड के, तो हमें नए कस्टमर को अक्वायर करना है। अगर हम नए कस्टमर को अपने बिजनेस में नहीं लेके आएंगे तो हमारा बिजनेस कैसे ग्रो होगा? कोई भी बिजनेस तभी ग्रो होगा जब हम लगातार नए लोगों को अपने बिजनेस में लाएं, है ना। नया ब्लड आना जरूरी है, तभी हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो क्लाइंट एक्विजिशन के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने नेचुरल मार्केट को टैप करना है। ये नेचुरल मार्केट क्या होता है? ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं, जो हमारी जान पहचान में है ना, जो जिनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे मोबाइल के अंदर है। ऐसे कम से कम हर व्यक्ति के मोबाइल में कम से कम 2 से 2,500 नंबर रहते हैं। उनको हम इन नंबर्स को मोबाइल में एक सिंक यूटिलिटी है, मोबाइल सिंक यूटिलिटी है, लीड मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे सीआरएम में। जो हमारा सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो मॉड्यूल है, वहां से हम ये सिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, देन क्लाइंट को हम एड्रेस कर सकते हैं इन अ बिग स्केल, डिजिटल एंड फिजिकल बोथ। तो हम उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, सेमिनार में बैठा सकते हैं, वेबिनार में बैठा सकते हैं। जो फिजिकल होगा वो सेमिनार होगा, जो डिजिटल होगा वो वेबिनार होगा। देन हम फ्लायर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी पैम्फलेट्स, फ्लायर्स हम बनवा सकते हैं। हमारे एनजे की टीम से, जो मार्केटिंग टीम है, वो हमारे लिए कस्टमाइज्ड फ्लायर्स बना के देगी। फिर रेफरेंसेस, यानी हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके थ्रू, जैसे एक भी कस्टमर आपका मान लीजिए है, पहला कस्टमर आपका आया, अब उस कस्टमर के भी बहुत सारे लोग जान पहचान में, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप मेरी सर्विसेज से खुश हैं तो क्या आप मुझे कुछ रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो उसने अगर आपको कुछ रेफरेंसेस दिया, उसमें से कुछ कन्वर्जन हो गया, तो फिर आप वापस उसके पास जा सकते हैं, उसको धन्यवाद कर सकते हैं, उसको एक छोटी सी गिफ्ट दे सकते हैं कि हाँ सर, आपने जो रेफरेंसेस दिया था उसमें से ये कन्वर्जन हुआ, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और ये चॉकलेट आपके लिए है, इस खुशी में आप मुंह मीठा करिए, मेरी सफलता का एक स्वाद आप भी लीजिए। तो ऐसे आप इस प्रकार से आप रेफरेंसेस को अक्वायर कर सकते हैं, क्लाइंट को अक्वायर कर सकते हैं थ्रू रेफरेंसेस। देन क्लाइंट एक्विजिशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन आवर बिजनेस। कोई एक एक्टिविटी जरूरी है, स्पेशली जब आप एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है? क्लाइंट एक्विजिशन है। अगर हम देखें कि हमें एवरेज नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने चाहिए एक पार्टनर का एयूएम है उसके अनुसार, अगर आप 2 से 5 करोड़ का एयूएम की बात करें तो एक एवरेज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, जो भी पार्टनर हमारे 2 से 5 करोड़ का एयूएम रखते हैं, उनके पास कम से कम एवरेज 80 क्लाइंट होंगे, है ना। 5 करोड़ पे आप समझ सकते हैं कि मिनिमम 100 क्लाइंट्स वुड बी देयर।
5 to 10 crores, around 190, you can say around 200 clients. 200 क्लाइंट आपके हों तो आप जाके 5 से 10 करोड़ का आप बिजनेस करेंगे. 10 से 25 करोड़ 230, देन 25 से 50 385, 50 to 100 571. सो 100 करोड़ एक बहुत बड़ा एक सक्सेस का फिगर होता है इस बिजनेस में, है ना. जब 100 करोड़ का AUM आपका हो जाता है तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए महीने आपकी इनकम हो जाती है. तो उसके लिए कितने क्लाइंट्स चाहिए? लगभग 571. इसको हम राउंड ऑफ कर दे तो 600 क्लाइंट आपके पास हो जाएंगे. और इसकी कोई लिमिट नहीं है कहाँ से होंगे. अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कहीं से भी हो सकते हैं, पूरे इंडिया से हो सकते हैं. तो दिस इज द रियल फिगर दैट वी नीड टू अचीव अगर हम अपने आप को एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में देखते हैं. फिर इसके ऊपर भी है, क्योंकि यहीं पर खत्म नहीं होता, ये और आगे बढ़ता जाएगा. 100 से 250 करोड़ 923, लगभग 1000 क्लाइंट आपके हो जाएंगे तो ये 250 करोड़ तक जा सकता है. फिर 250 से 500 लगभग 1500 क्लाइंट्स. 550 से ऊपर क्लाइंट्स अगर हो तो 2845, या मोटा मोटी आप बोल सकते हैं कि 2500 से 3000 क्लाइंट्स जब आपके हो जाएंगे तो आप यहां तक भी पहुंच सकते हैं. सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. अगर हम अपने माइलस्टोन्स को क्रिएट करते जाएंगे, अचीव करते जाएंगे. पहला माइलस्टोन होगा 10 करोड़, दूसरा माइलस्टोन होगा 25 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 100 करोड़. जिस दिन 100 करोड़ पार कर जाएंगे तो फिर अगला 100 करोड़ बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मार्केट भी हमारी सहायता करेगा, है ना. ये AUM में क्या चीज होती है कि आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़े और फिर मार्केट भी बढ़े, है ना. मार्केट जैसे आज 80,000 पे है तो ये 1 लाख जब हो जाएगा तो 25% तो ऐसे ही बढ़ गया. तो इस तरह से ये ओवर द टाइम बढ़ता रहेगा. देन क्लाइंट एड्रेसिंग जो हम करेंगे वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ मीडियम्स हैव टू बी डिफरेंट ऑडियंस. तो यहाँ पर दो डिफरेंस को हमें समझना है. एक है आपका प्रोस्पेक्ट, जिसको अब जो अभी मेरा क्लाइंट नहीं बना है, और दूसरा है मेरा क्लाइंट जो ऑलरेडी मेरा कस्टमर है. तो दोनों को हमें एड्रेस करना है. हमें क्लाइंट मीट्स भी करनी है, हमें कुछ ऐसे इवेंट्स करने हैं जिसमें हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकें, हम अपना प्रमोशन कर सकें. तो ऐसे खिचड़ी लार्ज क्लाइंट मीट्स हो सकते हैं, डेडिकेटेड क्लाइंट मीट्स हो सकते हैं. इसमें डेडिकेटेड क्लाइंट मीट्स में आपके जो पुराने क्लाइंट है वो भी हो सकते हैं, या आपने डेडिकेटेडली किसी प्रोफेशन को टारगेट किया कि स्पेशली आपने एक वेबिनार या सेमिनार किया डॉक्टर्स के लिए, या पुलिस वालों के लिए, या टीचर्स के लिए. तो आप ऐसे लोगों के साथ अलग अलग सेमिनार कर सकते हैं. कॉर्पोरेट स्टाफ क्लाइंट्स, स्कूल स्टाफ, कॉलेज स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ, है ना. तो ऐसे अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अभी आपको भी उतनी जानकारी नहीं है तो आप इसमें हमारी सेल्स टीम का, यूनिट मैनेजर्स, ब्रांच मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स की हेल्प ले सकते हैं. कोई एक्सपर्ट्स हमारे एवरी सैटरडे आते हैं. सैटरडे स्कूल पे डिजिटॉक होता है, उसमें वेबिनार होता है. उस वेबिनार की लिंक आप शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो वो लोग ऑटोमेटिकली उससे ज्वाइन करके अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं. सो दिस इज द वे वी कैन एड्रेस, है ना. तो एड्रेसिंग ऑफ क्लाइंट्स इन डिफरेंट वेज, ऑफलाइन और ऑनलाइन, बहुत आवश्यक है. इसी के थ्रू हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा. अब मोबाइल सिंक की मैंने बात की थी, तो हर किसी के मोबाइल में 2000 से 5000 कॉन्टैक्ट होते हैं, है ना. तो अब उसको कैसे करना है? NJ CRM जो हमारा मॉड्यूल है, इसमें हम जाकर यहाँ पर बहुत सारा कुछ कर सकते हैं. प्रोफाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, लीड्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, टास्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, टीम मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, और इंटरेक्शन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं NJ CRM के थ्रू. तो sync mobile contacts with CRM, sync mobile contacts with CRM and import as leads. तो जितने भी हमारे मोबाइल कॉन्टैक्ट्स हैं उसको हम सिंक करें और उसको इंपोर्ट कर लें एज लीड्स. ठीक है. सो जो हमारे नेचुरल मार्केट है, डेफिनेट सी बात है कि जो भी नंबर मेरे मोबाइल में है वो मेरा नेचुरल मार्केट है, उसको हम जानते हैं, है ना. फिर वहां से मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट जो हमारे मोबाइल में है, और फिर हम उसको मोबाइल सिंक में ले जाएंगे. To sync your mobile from contacts, we have to go to the partner desk. तो partner desk हर किसी पार्टनर को मिलेगा. ये हमारा एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं. Then sync contacts then can be imported as leads in CRM. तो CRM में हम उसको लीड के रूप में ले जा सकते हैं. So as displayed in the image, यहाँ पे क्या है
आप देख रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है पार्टनर डेस्क के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जितने डिफरेंट सारे चीजें लिखी हुई हैं उसमें नीचे लिखा हुआ है मोबाइल कॉन्टैक्ट्स विद CRM, इसको हम क्लिक करेंगे, चेक हो जाएगा और फिर इसको हम सिंक्रोनाइज बटन पे टैप करेंगे। फिर वंस यू सेलेक्ट द चेक बॉक्स मोबाइल कॉन्टैक्ट विद CRM यू विल बी आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। कैसा कंफर्मेशन पूछेगा? आर यू श्योर यू वांट टू सिंक योर मोबाइल कॉन्टैक्ट्स विद CRM? तो आपको क्या करना है? यस करना है, ठीक है, आपको यस करना है। So alongside the confirmation, a note is also displayed that only partner will be able to see the contact sync and employees won't have then access to the same. So सिर्फ आप भी देख पाएंगे, आपको ये डर नहीं है कि ये डेटा लीक हो जाए, तो ऐसा कोई भी डर नहीं है, इसको आप ही देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा। Synced contacts will be visible to partner and client services, जहाँ पर आप इसको लॉग इन करेंगे, अपने CRM में जाएंगे, लीड्स में और कॉन्टैक्ट्स में, यहाँ पर आपको ये सिर्फ आपको एक्सक्लूसिवली ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आपने जितने भी आपके नंबर थे उनको सिंक किया और फिर उसमें से आप चूज कर सकते हैं कि चूज करके आपने लीड्स में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नंबर्स लीड हो जाएंगे, तो जिसको आपको हटाना है वो आप हटा सकते हैं और जिसको आपको रखना है आप उसको रख सकते हैं, यानी आप सिलेक्टिव अप्रोच अपना सकते हैं। देन कमिंग टू द ई वेल्थ म्यूचुअल फंड अकाउंट, हम इसकी अगर बात करें तो ई वेल्थ जो है हमारा डीमैट अकाउंट है और ई वेल्थ MF फिजिकल अकाउंट है। तो हमारा पास दोनों ऑप्शन है कि अगर कोई डीमैट अकाउंट के थ्रू आना चाहता है तो ई वेल्थ, और अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड में वो निवेश करना चाहता है तो ई वेल्थ MF। तो अब क्वेश्चन ये है कि डीमैट किस तरह के कस्टमर को देना चाहिए? ऐसा कस्टमर जो शेयर में भी इन्वेस्ट करना चाहता है डायरेक्ट इक्विटी में, या ETF में करना चाहता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, या IPO में करना चाहता है इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कंपनीज के आते रहते हैं शेयर में, तो ऐसे व्यक्ति को हमें ई वेल्थ अकाउंट डीमैट वाला देना पड़ेगा। और कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो ई वेल्थ फिजिकल MF में ही करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं है, तो ओनली MF वालों के लिए नॉन डीमैट भी या फिजिकल वाला भी चलेगा, ठीक है। तो ई वेल्थ जो है इसका बेनिफिट क्या है? प्रोक्योरिंग बिजनेस इन लेसर टाइम, बहुत ही कम समय में ये स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेशन। बेटर टाइम मैनेजमेंट फॉर क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग, तो मेन आपका हैसल फ्री ट्रांजैक्शन है, क्लाइंट प्रोस्पेक्टिंग इजीली होती है और आपका टाइम भी बचता है और इसके साथ ही आप अपने कस्टमर्स को टाइमली सपोर्ट भी प्रोवाइड कर पाते हैं। प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल रहेंगे एनजे ई वेल्थ डीमैट अकाउंट में, आप देख सकते हैं कितना सारा प्रोडक्ट का ऑप्शन रहेगा इस बुके में। म्यूचुअल फंड्स तो है ही, म्यूचुअल फंड्स को हम डीमैट में भी ले सकते हैं। इक्विटी शेयर्स ये डीमैट में ही लेना पड़ेगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ये भी डीमैट में ही लेना पड़ेगा। आईपीओ जो इक्विटी का होगा उसको भी डीमैट में लेना पड़ेगा। फिर हमारा मार्स पोर्टफोलियो है, ये म्यूचुअल फंड्स का एक पोर्टफोलियो है। फिर सेकेंडरी बॉन्ड्स हैं, न्यू पेंशन स्कीम्स हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे एक ई वेल्थ डीमैट कस्टमर को लेने के लिए। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म से इन सारे प्रोडक्ट्स में एक साथ निवेश कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑन एनजे ई वेल्थ जो डीमैट वाला नहीं है, जो नॉन डीमैट है, ई वेल्थ MF जो है उसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड रहेगा, मार्स रहेगा, न्यू पेंशन स्कीम रहेगा और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज रहेगा। इसमें कोई भी डीमैट की आवश्यकता नहीं है। फिर एनजे वेल्थ के अगर फीचर्स देखें, जीरो कॉस्ट है, नो फिजिकल एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, ऑल द थिंग्स विल बी ऑनलाइन। ट्रांजैक्शन हम कभी भी 24/7 रात के 12 बजे भी करना चाहे कर सकते हैं, एनी टाइम एनी वेयर, कहीं से भी, जहां बस इंटरनेट की आवश्यकता है और हम कहीं से भी किसी भी समय अपने ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, सारी चीजें हम कर सकते हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, हम कोई भी रिपोर्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। NPS में निवेश कर सकते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, और LAS से लोन भी ले सकते हैं एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट, जो प्रेफरेंस के साथ हमारे कस्टमर्स को दिया जाएगा। काफी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पे वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं। अब मल्टीपल ट्रांजैक्शन मोड्स रहेंगे, तो मोबाइल को एप्लीकेशन में मोबाइल ऐप है, कॉल है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सारी तरीके से हम संपर्क कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स को भी ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो एक फिजिकल कॉल भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मदद लेना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। पार्टनर इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी रहेगी, यानी सारा कुछ आप करके देंगे। जैसे एसआईपी करना है तो आपने सब कुछ इनिशिएट कर दिया, अब कस्टमर को क्या करना है, सिर्फ उसको अप्रूव करना है। जब वो अप्रूव कर देगा, ओटीपी दे देगा या लिंक के थ्रू अप्रूव कर देगा, तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लाइंट का पैसा है, वही कर सकता है, लेकिन आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो क्लाइंट को सारी सुविधा मिल जाएगी, बस उसको ओटीपी देना होगा या लिंक को ऑथराइज करना होगा। तो ऑथराइजेशन वो करेगा, इनिशिएशन आप करेंगे। देन मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस रहेंगे, नेफ्ट के थ्रू है, आरटीजीएस के थ्रू है, यूपीआई है, ओटीएम के थ्रू है, चेक, ऑफलाइन नेट बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं जो ऑनलाइन की होती हैं वो सारी यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस के रूप में रहेंगी। और इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि एसआईपी इन इक्विटी शेयर्स भी अगर लेना चाहें, जैसे एसआईपी हम नॉर्मली क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, बट अगर कोई व्यक्ति, कोई क्लाइंट ऐसा है जो एसआईपी करना चाहता है इक्विटी शेयर्स में, तो वो भी सच सर्विस विल बी प्रोवाइडेड। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमें शेयर में पैसा लगाना होता है तो हमें एडवांस पैसा देना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता कि जिस दिन आपकी एसआईपी होगी उस दिन आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, लेकिन जब आपको शेयर खरीदना होता है तो पहले से आपको जैसे आपको खरीदना है पहले, तो आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, अब उसी 1 लाख में से फिर आप खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हम एसआईपी इक्विटी शेयर्स में जब कर रहे हैं तो हमें कोई एडवांस मार्जिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे जैसे म्यूचुअल फंड की एसआईपी डेबिट होती है वैसा ही यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर इंस्टा कैश की फैसिलिटी है। इट इज अ फैसिलिटी फॉर क्लाइंट हु नीड्स रिडेम्पशन अमाउंट टू बी credited in bank account in case of emergency. So we can ask our clients to park their emergency funds in InstaCash. This will also enable clients to earn better return compared to liquid funds. So ये InstaCash हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो लिक्विड फंड से ज्यादा और सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न देगा, और इसमें क्या होगा, इमीडिएटली रिडेम्पशन हो जाएगा। कभी भी इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो हम यहाँ से तुरंत निकाल सकते हैं। Then this platform will save time, efforts and cost. The objective of all the innovation is to reduce your operational time and effort, which can be utilized to acquire new business. है ना। तो अभी जैसे मैं एक पार्टनर्स की ट्रेनिंग कर रहा था अभी, तो एक पार्टनर ने बोला, काफी सक्सेसफुल पार्टनर थे वो, तो उन्होंने बोला कि सर ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सब कुछ तो अपने आप हो जाता है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। हमारा तो सारा जो टाइम एंड एफर्ट है वो अपने कस्टमर से बात करने में और नए कस्टमर को लाने में ही लगता है, बाकी सब कुछ ऑपरेशनल वाला जितना भी काम है वो कस्टमर खुद ही कर लेता है। तो हमारा बहुत इससे टाइम सेव होता है। तो ये एक तरह से जब आपका टाइम सेव होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो मेजर काम है उस पर आप फोकस कर पाएंगे। हैंड होल्डिंग ऑफ द कस्टमर, जैसे आप देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिनों में मार्केट गिर रहा है, तो ऐसे समय आपको अपने कस्टमर से बात करने की जरूरत है और आपको उसको समझाने की जरूरत है कि जो हम अपना निवेश कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। वैसे कई बार ये नीचे तो मार्केट जाएगा ही, मार्केट का तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, कितनी बार ये मार्केट जाएगा। और कुछ लोग ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये अब तो हाई पे चला गया है, अब यहाँ पे क्या हमें निवेश करना चाहिए? तो ये हाई भी हजारों बार हाई हो चुका है ना, तो ये नया हाई तो हमेशा बनाता जाएगा और फिर कभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचेगा। अगर मान लीजिए आज 80,000 पे सेंसेक्स है, तो क्या ये कभी 10,000 पे पहुंचेगा? तो इसके चांसेस नहीं के बराबर है। तो एक बार जो पड़ाव पार हो गया वो फिर नीचे तो जाएगा, लेकिन फिर नया टॉप और नया बॉटम ये बनाते जाएगा। तो ये काम आपका है कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर की काउंसलिंग करना, ताकि उस कस्टमर को आप रिटेन कर सकें, उसको आप जाने ना दें और नए कस्टमर को आने दें, उस पर आप फोकस करें। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर दीपक भट्ट। तो ये हमारे एक सेलिब्रिटी पार्टनर हैं जिन्होंने क्या किया, 152 एसआईपी एक साथ लॉगिन करी और इसमें 7.95 लाख रुपीज इन अ सिंगल डे ये लेकर आए, है ना। ये कब की बात है? ये 30 अप्रैल की बात है और नॉट ओनली द मंथ, 30 अप्रैल 2020 की बात है, जबकि जस्ट कोविड शुरू हुआ था, है ना। उस समय लॉकडाउन चालू हो गया था, तो उस समय इन्होंने ये काम किया। दीपक हैज लॉग्ड इन 250 प्लस एसआईपी वर्थ 12.4 लाख
फ्रॉम द मोर देन 50 इन्वेस्टर्स। तो एक साथ 50 इन्वेस्टर्स के साथ में इन्होंने 152 SIP एक साथ लॉग इन करी। तो कुडोज टू हिम। और हमारे एक दूसरे पार्टनर हैं, हायर प्रोडक्टिविटी का एग्जांपल देते हैं, ये कलकत्ता के डलहौजी ब्रांच से हैं। इन्होंने 220 SIP जो है एक साथ लॉग इन की with total amount of 7.3 lakh on 14th April, which also happened to be पोयला बैसाख। तो पोयला बैसाख ये बंगाली न्यू ईयर होता है, इसके शुभ अवसर पे इन्होंने 220 SIP एक साथ लॉग इन करी। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों से सबसे बात करना शुरू किया और सबको विश किया, शुभो नव वर्षो, कि मतलब नए वर्ष की शुभकामनाएं इन्होंने दी, और सबसे बात किया कि इस नए वर्ष पर क्यों नहीं आप एक नया SIP शुरू करते हैं। और इस तरह से बात करके इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। सो लॉकडाउन में ये दोनों एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो लोग लॉकडाउन में ऐसा कर सकते हैं, तो अभी तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, और डेफिनेटली अगर ये कर सकते हैं तो और भी लोग कर सकते हैं। एक और पार्टनर है ये धवल कक्कड़, ये इनका एक मैसेज है, मैं पढ़ देता हूँ इस मैसेज को। आई एम वेरी ग्लैड टू वर्क विद NJ eWealth प्लेटफॉर्म। माय AUM वाज जस्ट ₹7 crores in July 2014 and today it's standing at 93 करोड़। यानी 10 साल में इन्होंने जो है, अगर आप देखें तो कितना बड़ा, 7 करोड़ से ये 93 करोड़ पे पहुंच गया, मतलब 13 गुना इनका बिजनेस 10 साल में बढ़ गया। For this he is thanks NJ and branch head Purvi Mehta from day one support for eWealth platform. So this is also one of the success story that more than 13 times growth in 10 years। और 7 करोड़ से 93 करोड़ के अगर आप AUM पे आ जाएंगे तो फिर आप बहुत एक सक्सेसफुल कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। 100 करोड़ के आसपास अगर आप पहुंच गए तो एक बहुत ये ड्रीम डेस्टिनेशन होती है म्यूचुअल फंड AUM के बारे में के रूप में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आज का ये सेशन ओवर हुआ, और जाने के पहले मैं आपको 2 काम देता हूं। टास्क फॉर द डे क्या है? मोबाइल सिंक आपको करना है, जो मैंने आपको बताया। इसके लिए आप अपने सेल्स टीम से हेल्प ले सकते हैं, अपने UM से, अपने BM से हेल्प ले सकते हैं, और आपको eWealth अकाउंट अपना खुद का ओपन करना है। तो ये 2 टास्क मैं आज आपको दे रहा हूं। उम्मीद है कि कल तक आप इसे करेंगे, और कल फिर सेकेंड डे के सेशन में आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप इसको चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और फिर इसका एक अलग सेशन होगा लास्ट में 4 दिन के सेशन के बाद। मंडे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे, ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जहां पर मैं आपके क्वेश्चंस को भी लूंगा। सो ऑल द बेस्ट and see you. Bye bye.